नमस्ते। एक बार फिर से मेरे साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर अभय दुबे साहब हैं। मैं कुछ अपने दर्शकों को बता दूँ क्योंकि एक दर्शक ने पूछा था कि प्रोफ़ेसर क्या सीएसडीएस में ये प्रोफ़ेसर अध्ययन, रिसर्च यही काम करते थे। मैं अपने दर्शकों को इस नॉलेज के लिए मूल रूप से जर्नलिस्ट फिर सीएसडीएस में आ गए और अब तो ये अध्यापक प्रॉपर अध्यापक हैं जहाँ ये पढ़ा रहे हैं। वो मैंने अपने क्योंकि मेरे 1-2 दर्शकों ने कहा कि ये तो मैंने इनको डॉक्टर जानता था लेकिन प्रोफ़ेसर कब हो गए? खैर सबसे पहले अभय साहब ये बताइए कि पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री इस समय बिल्कुल ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, करीब करीब रोज ही आ रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने किया काशी विश्वनाथ धाम, जैसे हम लोग तो सुनते थे कि 4 धाम हमारे शंकराचार्य जी ने बनाए थे, लेकिन मोदी जी ने एक धाम और किया, काशी विश्वनाथ धाम। और जब ये गए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दूरदर्शन के हवाले से 55 कैमरे, और कुछ लोगों ने कहा कि 55 नहीं 56, क्योंकि एक ड्रोन को कर लीजिए तो 56, क्योंकि 56 का अंक पसंद है। 7 ओबी वैन और उसके साथ मालूम नहीं तामझाम लेके गए। तो क्या ये काशी विश्वनाथ भाजपा के जो भी है वो कुछ उनको बाबा उनको आशीर्वाद देंगे? इसका क्या फर्क पड़ेगा वोट के रूप में? पता नहीं महादेव भोले बाबा क्या करेंगे, मुझे उनके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। और मोदी जी से उनके ताल्लुकात कैसे हैं, मुझे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वो जो 56 कैमरे थे, वो कैमरे मोदी जी के लिए थे या कुछ कैमरे उसमें भोले बाबा के लिए भी थे, मुझे ये भी नहीं पता। इसलिए इस मामले को तो यहीं छोड़ के मैं तो सिर्फ ये विश्लेषण करूंगा कि इस वक्त मोदी जी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। एक एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ है और एक एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है। मोदी जी की बुनियादी चिंता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन गड़बड़ाया तो ठीकरा केवल योगी शासन के ऊपर नहीं फूटेगा, ठीकरा मोदी शासन के ऊपर भी फूटेगा। मसलन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा हारती है तो उसमें योगी की क्या भूमिका होगी? मुख्य तौर पर मोदी की भूमिका होगी। कृषि कानून तो मोदी जी लाए थे। अगर महंगाई के कारण भाजपा के वोट कम होते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर केंद्र सरकार की भूमिका होगी। अगर बेरोजगारी के कारण भाजपा के वोट कम होते हैं तो मुख्य तौर पर केंद्र सरकार की भूमिका होगी। तो और दूसरे, अगर मान लीजिए ब्राह्मण वोट कम देते हैं भाजपा को, तो उसमें योगी जी की भूमिका तो उसमें स्पष्ट है, लेकिन साथ में केंद्र सरकार की भूमिका भी होगी कि आपने उत्तर प्रदेश में जहां इतनी बड़ी ब्राह्मण आबादी है और पिछले 40 साल से भाजपा को निष्ठापूर्वक वोट दे रही है, केवल एक व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और वो भी ऐसा जिसे कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा में कितने बड़े बड़े नेता हैं, उस किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। एक ऐसे व्यक्ति को स्थान दिया जो भाजपा के लिए अंततः एक दुर्घटना साबित हुआ। अब उसको मजबूरी में रखना पड़ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे नहीं होता तो अभी तक टैनी को निकाल दिया गया होता। तो ये स्थिति है। तो मोदी जी जो बाबा विश्वनाथ की शरण में जो गए हैं और अपने साथ 56 कैमरे लेके गए हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण मुझे ये नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की पराजय योगी आदित्यनाथ की पराजय ही नहीं होगी, वो नरेंद्र मोदी की भी पराजय होगी। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि जैसा भाई हम लोगों को तो साफ लग रहा है लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कहना, अखिलेश यादव जी की रैली में भयंकर भीड़ आ रही है। मतलब जो लोग हैं, जन समूह, बिल्कुल जन सैलाब आ रहा है। और केवल उन्हीं का नहीं, ये स्थिति आप जयंत चौधरी की मीटिंग में भी देख सकते हैं और प्रियंका गांधी की मीटिंग, वो क्राउड ड्रॉ कर रहे हैं इन लोग। ऐसा लगता है कि डेस्परेशन अब हो गया है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें छोड़ के मोदी जी अकेले प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण करने लगे और क्या कुछ महिला कुंभ उसको बोलने लगे, शक्ति महाकुंभ और क्या क्या। और वहां पे एक 9 महीने की बच्ची जो मुस्लिम, जिसकी माँ थी और वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट थी, 20 नवंबर को उनकी भर्ती हुई थी, 1 महीने के अंदर ही आइडेंटिफाई हो गई। सहारनपुर से उनको ले आके प्रयागराज लाया गया मोदी जी से मिलाने के लिए। मोदी जी बच्चा खिलाने लगे। तो एक तो मुझे अच्छा लगा मोदी जी का ये रूप देख के, पहली बार मैंने देखा कि बच्चा अच्छा खिला रहे हैं। तो ये एकदम से महिला की याद प्रियंका गांधी की वजह से आ रही है कि कोई और कारण है, जेन्युइनली याद आ रही है? कई कारण हो सकते हैं। हम लोग चाहें तो प्रियंका गांधी ने जो स्त्रियों का घोषणा पत्र जारी किया है और 40% आरक्षण टिकटों में देने की घोषणा की है, तो वो भी उसकी एक वजह हो सकती है।
दूसरी ओर ये भी एक तथ्य है कि महिलाएं अब पिछले 7-8 साल से कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसंद करने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोटर वर्ग है महिलाएं। तो ऐसे वोटर वर्ग को संबोधित करना या उनको कोई एक नरम स्पर्श देना, ये मोदी जी का बनता है, और तो मोदी जी इसलिए उसे कर रहे होंगे। जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या स्त्रियां पहले की ही तरीके से उत्साहपूर्वक मोदी जी को वोट देंगी, हो सकता है वो दें, क्योंकि योगी सरकार की एक छवि ये रही है कि उसने कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ काबू किया है। भले ही बाद में विकृतियां पैदा हो गई, पुलिस वाले खुद ही हत्याएं करने लगे और पुलिस बेलगाम हो गई, उसकी वजह से वो छवि कमजोर भी हुई है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के मतदाता मंडल में योगी सरकार की ये एक छवि है। और ऐसी छवि से स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था, सड़क पर गुंडागर्दी, छेड़छाड़ और राजनी वगैरह का महिलाओं पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो सुरक्षा का माहौल होता है तो स्त्रियां बाहर निकल सकती हैं। इसी तरह की छवि नीतीश कुमार की बिहार में है। तो ये लाभ मोदी जी को मिल सकता है। अगर प्रियंका गांधी के प्रयासों से 1% महिलाएं भी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में गईं, तो उससे भाजपा को बहुत नुकसान होगा। जी, मैं इसी में एक मेरा प्रश्न और था इससे लगा हुआ कि मोदी जी जब किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस बच्ची को भी उठा रहे थे, तो ये नहीं था कि रैंडमली तो उठाया नहीं, क्योंकि वो प्री डिफाइंड लोग होते हैं, प्री सेलेक्टेड लोग होते हैं, एसपीजी उनकी पटकथा पहले से लिखी हुई होती है। आनंद जी, मोदी जी की पूरी पटकथा लिखी हुई होती है, उन्हें किस एंगल से बैठना है, उनके पास में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, नाव पे वो किस तरीके से बैठेंगे, कौन सी रोशनी उनके ऊपर फेंकी जाएगी, कौन से कपड़े पहने होंगे, रात में निकलेंगे तब फिर 1:30 बजे रात को कौन सा बच्चा खिलाएंगे, सुबह मोर से मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे, ये सब उनकी पटकथा पहले से लिखी हुई होती है। हाँ, तो उसी रेफरेंस में मैं ये पूछ रहा हूं कि वो मुस्लिम महिला को आइडेंटिफाई करना, उसकी बच्ची खिलाना, ये भी पहले, क्योंकि देखिए ये भी कई बार चीजें खुल गई थी। प्रसन्न वाजपेयी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा जब उन्होंने जाके बैक ट्रैक किया था छत्तीसगढ़ का वो केस। तो इसमें भी आपको लगता है कि क्यों एकदम से मुस्लिम प्रेम कहां से जागृत हुआ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये एक मोदी जी के जमाने से ये दावा है कि वो मुसलमान महिलाओं को खास तौर से संबोधित करते हैं। 3 तलाक का मसला है, तो 3 तलाक के मसले के जरिए वो मुसलमान महिलाओं को अपने संभावित मतदाताओं की तरह देखते हैं और कहते हैं कि भाई महिलाएं, स्त्रियां जो हैं मुस्लिम समाज में विशेष रूप से शोषित और उत्पीड़ित हैं, पुरुषों ने उनको शोषित उत्पीड़ित कर रखा है, हम उनको उनके कब्जे से आजादी दिला रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर उनका एक खास तरह का जोर होता है और इससे वो चाहते हैं कि उन्हें डबल फायदा मिले। एक तो ये फायदा मिले कि उनको जो मुस्लिम विरोधी छवि है वो उनकी छवि थोड़ी सी नरम हो, और दूसरी तरफ अगर कोई 1% मुसलमान महिलाएं भी भाजपा को वोट दे देंगी तो ये बोनस है। जी, अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ। संजय निषाद साहब करीब 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक बड़ी रैली की निषाद समाज की, और ये मोरलेस ऐसा निषाद समाज के लोग कह रहे हैं कि ये सर्टन था कि उस दिन अनाउंसमेंट होना था कि इन लोग शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में अब डाल दिए जाएंगे। सारे जो उनके 17 उपजातियां हैं उसमें से 2-4 अभी हैं, बाकी नहीं है, अभी वो बैकवर्ड में आती हैं। ये वाला उनका आश्वासन पूरा नहीं हुआ और उस दिन जो निषाद लोग थे वो वहीं से नारे लगने शुरू हो गए, गुस्से होके वापस गए हैं। दूसरी तरफ संजय निषाद की समस्या ये है कि अगर वो इसको फुलफिल नहीं करवाते हैं तो उनकी वो लीडरशिप उनके हाथ से निकल जाएगी। तीसरी समस्या ये है कि ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इसको न होने देने में योगी जी का हाथ है, क्योंकि संजय निषाद अमित शाह के खेमे से हैं और उनकी धुन पे नाचते हैं। तो इसलिए योगी जी ने ही मेड इट अ पॉइंट कि नहीं, ये अभी मैं नहीं करूंगा। तो ये आपसी खींचतान भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत आपसी खींचतान है। ठीक ये यहाँ खींचतान ने भूमिका निभाई है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। कोई स्थानीय पत्रकार इसके बारे में ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि चुनाव के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी निषादों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाएगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा अनुसूचित जातियों के साथ जो संबंध है वो संबंध गड़बड़ाएगा। वो गैर जाटव दलितों को भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उनके वो संभावित मतदाता हैं। उन्होंने 2017 में और 2019 में भाजपा को वोट दिया है।
तो वो अभी अखिलेश भी जो गठजोड़ बना रहे हैं उसमें गैर जाटव दलितों का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो अभी भी भाजपा के लिए भाजपा की तरफ झुके हुए मतदाताओं के तौर पे उन्हें देखा जा सकता है। अगर वो एक और पिछड़ी जो अभी तक पिछड़ी जाती है उसको अगर उसमें ले आएंगे तो फिर उनका हिस्सा कम होगा, तो उनके बीच में संतोष हो सकता है। तो वो संजय निषाद को एक आश्वासन, एक जबानी आश्वासन देंगे और कहेंगे कि आप जब सरकार हमारी बन जाएगी तब हम इस काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और संजय निषाद भी अपने समर्थकों को ये कह पाएंगे कि भाई ये बात है, उस सरकार बन जाएगी तो हमको अनुसूचित जाति का बना दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा वाले इस प्रकार का उन्होंने कोई बंदोबस्त किया होगा। जी, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, ग्राउंड से इसको कह रहा हूं, जैसा कहा जा रहा है कि संजय निषाद को 17 सीटें कमिटेड हैं और संजय निषाद जी भी जो मायावती जी का स्कूल है, जिस ढंग से वो टिकट बांटते हैं उसी को वो भी फॉलो कर रहे हैं और उससे बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इस समय विड्रॉ करना, क्योंकि जब स्कूल की दाखिले की फीस आ गई है, एप्लीकेशन फीस आ गई है, तो नहीं, सही वो कह रहे हैं आप। वापस संजय निषाद ने भाजपा के साथ घोषित रूप से समझौता कर लिया है और अब उस समझौते से अगर वो पीछे हटते हैं तो इससे उनको कोई लाभ ना होकर उनको नुकसान ही होगा संजय निषाद को। तो अभी वो ऐसा नहीं करेंगे और हम लोग सब उनके बारे में जानते हैं कि उनका राजनीतिक किरदार किस किस्म का है और वो किस तरीके से अपने अपने पैंतरे चलते हैं। तो अभी वो भाजपा के साथ रहेंगे। ये हो सकता है कि अगर चुनाव के बाद भी भाजपा ने उनकी ये मांग पूरी नहीं की तो फिर वो भाजपा के खिलाफ चले जाएं, या फिर किस तरह भाजपा उनका मुंह बंद करेगी, उनको कौन सा मंत्री पद देगी, किस तरीके से उन्हें संतुष्ट करेगी, ये सब बातें देखने की होंगी। फिलहाल वो उनके साथ में रहेंगे और मुझे लगता है कि भाजपा ने उनको एक जबानी आश्वासन दे दिया है। सार्वजनिक मंच से भाजपा का कोई नेता अभी इस बात को चुनाव के दौरान नहीं कहेगा कि निषादों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला जाएगा। जी, मैं एक व्यक्ति और, अमित शाह साहब एक आध दिन में उत्तर प्रदेश का 7 दिन का एक तूफानी दौरा कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम के अनुसार वो एक दिन में 3 सभाएं करेंगे, एक सभा में 7 विधानसभा के लोगों को जुटाएंगे, कुल 140 विधानसभा को एड्रेस करने की बात है। मेरे हिसाब से अमित शाह साहब की जो सभा होती है वो बीजेपी के वर्कर्स के लिए ज्यादा होती है, वो जनसभा नहीं होती है, वो बाकी लोगों के लिए नहीं है। जैसे मोदी जी जब आते हैं तो बाकी लोग भी थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, ये उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए होती है। तो इससे अच्छा, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा ओवर सभा जो कर दे रहे हैं और इतने पेस पे ले आ रहे हैं, ये कितना प्रभावित करेगा, क्योंकि 140 मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है इन सभाओं की। अच्छा, अमित शाह ने योजना बनाई है, वो अपनी पार्टी के संगठन और चुनाव प्रबंधन की दशा को देखते हुए बनाई होगी। मुझे लगता है भाजपा को इसकी बहुत सख्त जरूरत है। भाजपा का ग्राफ नीचे है और उसके ऊपर उठने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। ऐसे में भाजपा के जो मझोले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनसे लखनऊ में मैंने मुलाकात भी, जब मेरी आपसे मुलाकात लखनऊ में हुई थी, उस वक्त ऐसे कई लोगों से जो कानपुर स्तर के, इलाहाबाद स्तर में काम करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने ये कहा था कि भाई हमें अपने जमीनी कार्यकर्ता में जोश भरने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकार विरोधी भावनाएं हैं उनका मुकाबला कार्यकर्ताओं के परिश्रम के जरिए ही किया जा सकता है। सरकारी नीतियां और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का जो संयोग होता है उसके जरिए ये मुकाबला किया जाता है। तो वो उसके लिए जरूरी है कि अमित शाह जाएं, इसको अंग्रेजी में पेप टॉक कहते हैं, यानी जोशीली बातें उनके सामने करें, उनको खड़ा करें। और अगर कार्यकर्ता भी नाराज होकर घर बैठ गया और बहुत सारे ब्राह्मण मतदाता भी घर में ब्राह्मण जो नाराज होकर, ब्राह्मण निराश होकर घर बैठा होगा, उसको वोट डालने के लिए कौन निकालेगा? क्योंकि ब्राह्मण अगर वोट डालने के लिए निकलेगा तो अगर स्थानीय परिस्थितियां नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, अन्यथा वो घर पे बैठा रहेगा। या उसने स्थानीय परिस्थितियों में किसी विपक्षी दल ने अच्छे मजबूत ब्राह्मण को टिकट दिया है, इसके जीतने की संभावना है, तो वो उसको वोट देगा। तो मुझे लगता ये है कि अमित शाह के लिए ये जरूरी है और ये वो जरूरी काम कर रहे हैं। और अमित शाह इस मामले में बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ किस्म के नेता हैं। वो मीटिंग में 10 आदमी हो लेकिन वो जाएंगे, पूरा भाषण देके आएंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि 10 लोग आए तो हम नहीं जाएंगे, लोग कम आए हैं। अभी तो अमित शाह की मीटिंगों में सीटें खाली दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपना पूरा काम करते हैं। जी, ये सारी चीजें तो समाजवादियों की पृष्ठभूमि उनको, मुझे लगता है, क्योंकि समाजवादी भी 10 सीट हो, 10 लाख हो, एक ही भाषण जितनी देर बोलना है। एक चीज और बताइए, एक पिछले 3-4 दिन से उत्तर प्रदेश में आईटी रेड्स होने लगी हैं। अच्छा, शुरू में जब आईटी रेड्स हुई तो डॉक्टर राजीव राय हैं, इनके घोषित ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है सपा के,
एक दूसरे गजेंद्र यादव हैं, ठेका आप करते हैं, पहले ओएसडी रहे हैं अखिलेश जी के। ये सब लोग तो वो थे। लेकिन अभी कल एक कानपुर के व्यवसायी, एक गुटखा व्यवसायी के यहाँ हुई है और जैसा कहा जा रहा है 170 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। मैं ये मान रहा हूं कि ये कोई घोषित रूप से सपा के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनका थोड़ा सपा के प्रति सहानुभूति थी या थोड़ा उनको मदद करते होंगे, ये उनको डराने के लिए है क्या? हो सकता है ये, हो सकता है कि ये भाजपा ने सोच समझ के चाल चली हो और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक नेताओं और उनके जो उन्हें आर्थिक मदद देने वाले, बड़ा चंदा देने वाले जो छुटभइये व्यापारी हैं, मझोले स्तर के व्यापारी हैं, उनको डराने के लिए ये सब किया जा रहा हो। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि चुनाव के ऊपर कोई निर्णायक असर पड़ेगा। जी, देखिए, जी, आज संजय कुमार ने एक बहुत अच्छा आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े पे हमें और आपको दोनों को गौर करना चाहिए। वो आंकड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 25% वोटर ऐसा है जो फेंस सिटर है, यानी उसने वो आखिर में बिल्कुल तय करता है। वो देखता है हवा किसके पक्ष में है। वो जी, हारती हुई पार्टी को वोट नहीं देता, उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 40% वोटर ऐसे हैं जो जिताऊ पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। उनकी कोई ऐसी विचारधारात्मक निष्ठाएं नहीं है। केवल 8% वोटर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका उनका उम्मीदवार जीतेगा या हारेगा। वो अपने उम्मीदवार को अपनी निजी पसंद के आधार पर वोट देते हैं, भले ही वो उसका चुनाव जीतना तय ना हो। तो ये जो आंकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो जिसको आप ध्रुवीकरण कहते हैं, राजनीतिक निष्ठाओं को ध्रुवीकरण कहते हैं, वो उतना पूरा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि लोग भाजपा और गैर भाजपा खानों में बटे हुए हैं। एक बड़ा हिस्सा मतदाताओं का ऐसा है जो कि बीच में मौजूद है। तो ऐसा हिस्सा जो है वो इस तरह की गतिविधियों को बहुत हमदर्दी की निगाह से और बहुत प्रशंसा की निगाह से नहीं देखता है। वो ये मानता है कि चुनाव के वक्त किए जाने वाले ये खाई जाने वाली कलाबाजियां हैं, इनके पीछे कोई सार्वजनिक जीवन की शुचिता या काले धन को खत्म करने का इरादा नहीं है। अगर ये सब होता तो ये पिछले 5 साल से ये सब लोग क्या कर रहे थे, तब ये काम करते। तो इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। जी, जी। अब मैं एक और प्रश्न रह गया है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक वो बेल एप्लीकेशन सुन रहे थे, उसी में उन्होंने एक ऑर्डर, मतलब बेल एप्लीकेशन के साथ साथ एक और ऑर्डर क्या किया, सजेशन किया, जिसको रिकॉर्ड पे लाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओमाइक्रॉन, अच्छा इसका नाम मैं ओमाइक्रॉन बोल रहा हूं, कुछ लोग ओमिक्रॉन बोलते हैं, जो भी भाई आपको ठीक लगे आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मुझे कई लोग कह रहे हैं ओमाइक्रॉन, अब भाई कुछ जगह ओमाइक्रॉन की तो खतरा है कि आ जाएगा, इसलिए ये सिलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। ये यादव जी ने, जो जस्टिस साहब है, उन्होंने कहा। हालांकि ये उनके सामने ना इस पे कोई चर्चा हो रही थी, ना ये उनके पास इसलिए था, लेकिन स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 29 तारीख को यूपी में आएगा और ग्राउंड रियलिटी देखेगा। इधर रात का कर्फ्यू भी यूपी में चालू कर दिया गया। रैली पे रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कर्फ्यू चालू कर दिया गया है। ये किधर इंगित कर रहा है? आपको क्या लगता है कि संभावना है क्या कि आगे बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से बचना चाहती है, जिस आरोप का सामना उसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में करना पड़ा था कि उसकी वजह से कोरोना फैला। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा आखिरी पार्टी थी जिसने कोरोना की दूसरी लहर का संज्ञान लिया था। उससे पहले दिलीप घोष, जो भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो मन से ही कह रहे थे कि चूंकि ममता बनर्जी बुरी तरह चुनाव हार रही हैं, इसलिए कोरोना के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। जबकि बात उल्टी निकली, भाजपा चुनाव हार रही थी, ममता बनर्जी चुनाव नहीं हार रही थी। तो मुझे जब सर्वेक्षण हुए तो जनता के एक बड़े हिस्से ने कहा, जिनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की रैलियां और भाजपा की रैलियां जो उन्होंने उनको कम नहीं किया, उनको स्थगित नहीं किया, उनको रोका नहीं, ये कोरोना के फैलने में एक बड़ा कारण है। तो भाजपा इस इल्जाम से बचना चाहती है, उसके लिए ये सारी पेशबंदी हो रही है कि हमने वही रात का कर्फ्यू लगा दिया, देखिए। तो ये सब हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन की वजह से ये चुनाव स्थगित होने वाला है। नहीं, लेकिन अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरी समझ है, चुनाव अगर और लेट होता है, देखिए एक ही स्टेट में मुझे लगा कि जहां एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, अब वो क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, वो सारा कांग्रेस ने झटक के निकाल दिया। चन्नी जी आ गए, लोग पुरानी बात भूल गए कि वहां कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी।
वो अमरिंदर सिंह भी बाहर चले गए तो वो फायदा उनको मिल गया है, मतलब चन्नी जी को ये वाला। उत्तर प्रदेश में क्या 2-4 महीना अगर चुनाव लेट करेंगे तो मुझे तो लगता है कि और नुकसान होगा बीजेपी का, फायदा तो नहीं। नहीं, पंजाब की स्थिति में और उत्तर प्रदेश की स्थिति में फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि आपने कहा कि चन्नी को ये फायदा मिल गया है और कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी कमजोर हो गई है, लेकिन सर्वेक्षण बताता है कि अभी भी कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी पंजाब में नहीं हुई है। अभी भी आम आदमी पार्टी आगे है और कांग्रेस उसके पीछे है। और अरविंद केजरीवाल खुद सिख नहीं है, उसके बावजूद भी चन्नी के मुकाबले उन लोकप्रियता बहुत थोड़े से ही उनसे पीछे हैं। तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है वहां पर पंजाब में, और अगर वो बुद्धिमानी से चले। और अभी एबीपी के घोषणा पत्र कार्यक्रम में जब मैंने सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो एक सिख चेहरे को पेश करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो ऐसे मौके पे पेश करेंगे जब माकूल मौका हो, अनुकूल मौका हो, तब वो पेश करेंगे, ताकि उसके बाद चुनाव जो है आंधी में बदल जाए, ना कि उसके बाद चुनाव नीचे की तरफ जाए। इसलिए हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि वो कौन सा चेहरा होगा। तो पंजाब में क्या होगा वो तो ये स्थिति है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं समझता हूं कि यहाँ की स्थिति वहां से भिन्न है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी एक भी ऐसा मौका नहीं आया है जिसकी वजह से वो अपने ग्राफ को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सके। अभी भी उसका ग्राफ फंसा हुआ है। आज शाम को फिर एक सर्वेक्षण होगा जिसके अंदर मैं जाऊंगा, तब देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। जी जी। मैं चलते चलते अंतिम प्रश्न एक छोटा सा, एक धर्म संसद हुई हरिद्वार में और उसको लेके बहुत हो हल्ला है, और उस पे ऐसा भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार बहुत सॉफ्ट है, और वो वसीम रिजवी साहब, उनका पुराना नाम, नए तो वो कोई पंडित जी हो गए हैं, उनका जितेंद्र जी हो गए हैं, उनके ऊपर से एफआईआर हुई है। आपको क्या लगता है इस तरह की धर्म संसद से जो मुख्य बात होती है हिंदू मुस्लिम, वो बीजेपी फिर से उस कार्ड को प्ले कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्यों? भाजपा जो उसमें जिन सज्जन ने भाजपा मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने का और उनके हथियार उठा लेने का आह्वान किया, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज हैं। तो भाजपा के शासन में उनको इस तरह की छूट मिली हुई है कि वो ये भाषण देते रहें, उनके पास मुकदमे भी दर्ज होते रहें, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ऐसे लोग इस मौके का, चुनाव के वक्त गर्म माहौल होता है, उसका मौके उठाकर अपनी बात कहते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हिंदू मुसलमान दंगे हों, सांप्रदायिक हिंसा हो, ये इस सरकार, इन सरकारों के खिलाफ जाएगा बात। तो ये अपनी चुनावी मुहिम में हिंदुत्व का छौंक तो लगाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ परिसर का लोकार्पण कर दिया, या ये दावा किया कि हमने कुंभ मेला करवाया, या ये दावा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें गाय पे गर्व है, बाकी लोग गाय से घृणा करते हैं। तो ये सब बातें तो होंगी। या योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं कि अखिलेश यादव के अब्बा जान वगैरह ये सब बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो होंगी, इसके जरिए वो अपने हिंदू चेहरे को और भी ज्यादा सामने लाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा रेखांकित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा हो और तो उससे इन सरकारों की नाकामी ही सामने आएगी। भाजपा का हमेशा दावा रहा है कि उसके शासनकाल में दंगे नहीं होते, और अगर चुनाव के ठीक पहले वहां दंगा होता है तो उससे भाजपा के नंबर कट जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे एक तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।